आपने निकाला लाइट बंद कर दे सारी लोग काम कर रहे हैं आपने कहा तो था तू की बात है कैसे भी नहीं वहां पर मैंने कहा ये लाइट और सुनता रहा यहां पर एक फोटो चाकू पर रख दो बच्चे की अभी घुस गया जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो कंटिन्यू करते हैं यहाँ से भाई। तो अभी तक हम लोग बात कर रहे थे भाई वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स जो है वो क्या होता है कि एक जस्ट लाइक अ सूटेबल कंटेनर कि जो एज पर रिक्वायरमेंट आप उस हिसाब से सेट करते हो। फॉर एग्जांपल इंटीजर वैल्यू है तो आप इंटीजर टाइप का वेरिएबल सेलेक्ट करोगे, बनाओगे। अगर फ्लोटिंग वैल्यू है, अब फ्लोटिंग और डेसिमल की कहानी अब हम लोग देख लेते हैं। अब हमारे पास टाइप होती है डेसिमल, और मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ नम के नाम से और इसमें एक वैल्यू देता हूँ फॉर एग्जांपल 19। क्या ये 19 कंटेन करेगा? कर लिया। और अगर मैंने यहाँ पर 12, और अगर मैंने यहाँ पर 12.12 दे दी वैल्यू, तो अब यहाँ पर एक एरर दे रहा है। अब डेसिमल का तो मतलब आप लोगों को पता है कि भाई पॉइंटिंग वैल्यू दे रहा है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास इस टाइम एरर क्यों दे रहा है? तो इसके लिए हमारे पास डेसिमल की जो भी वैल्यू होती है उसके लिए हम लोग एक कीवर्ड लगाते हैं वैल्यू के बाद m। अब जैसे मैं m लगा दूंगा तो ये अब यहाँ पर ये एरर नहीं देगा। इसी तरीके से फ्लोट की वैल्यू, अगर हम लोग फ्लोट डाटा टाइप यूज करते हैं, फ्लोट num1 इक्वल टू, अब मैं अगर यहाँ पर इसको भी अगर 12 कर दूं, सही है, तो कोई मसले की बात नहीं है, लेकिन 12.12 अगर इसको करूं तो इट विल आल्सो गिव द एरर। तो इसके लिए हम लोग f लगाएंगे वैल्यू। तो फ्लोट और डेसिमल के लिए आप लोगों ने क्या करना है, वैल्यू के बाद कीवर्ड लगाने हैं, डेसिमल में m का कीवर्ड या फ्लोट। लेकिन अगर हम चाहते, अब इसमें अगर हम अब डेसिमल का साइज जो है क्लास 64 से भी बड़ा होता है, 128 बिट होता है इसका साइज। अगर हम अपने चार्ट में देखें तो यहाँ पर डेसिमल का साइज क्या होता है, 128 बिट हायर पर सेशन। अब देखें इतनी बड़ी वैल्यू माइनस में या इतनी बड़ी वैल्यू पॉजिटिव में, ये डेसिमल का साइज होता है। इट्स अ ह्यूज साइज, 128 बिट। डबल का भी डबल, सही है, डबल में तो हम इतनी वैल्यू ले सकते हैं ना। इससे भी बड़ी वैल्यू क्या है, ये डेसिमल। यहां तक क्लियर है भाई? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है कि भाई फोर्स की जो एग्जांपल हमने लैब नंबर 1 में जिसका एल्गोरिथम सूडो कोड और जिसका एल्गोरिथम सूडो कोड और फ्लो चार्ट जो है आप लोगों ने टास्क में भी बनाए थे, उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने पे आते हैं। अब यहाँ पर यहाँ पर हम सबसे पहले अपने अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास ये हो गया। उसके बाद जो पहली इंस्ट्रक्शन थी वो ये थी कि भाई एंटर द वैल्यू ऑफ मास। भाई मास की वैल्यू एंटर करनी है। अब वैल्यू ऑफ मास हमने किस में स्टोर किया है? हमने एक वेरिएबल ले लिया डबल टाइप का, मास के नाम से हमने एक वेरिएबल ले लिया जिसमें 10 वैल्यू हमने मास की स्टोर करवा दी। इसी तरीके से एक और वेरिएबल ले लिया एक्सेलरेशन का, जिसमें हमने वैल्यू एक्सेलरेशन 5 स्टोर करवा दी। अब ये दो वेरिएबल ले लिए। अब मास की वैल्यू किस वेरिएबल में, मास में, या आप इसको m कर लो। 5 की वैल्यू किस में, एक्सेलरेशन में, इसको आप a कर लो। इट्स अप टू यू। अब हमने यहाँ पर डिस्प्ले करवानी है इंटर द वैल्यू ऑफ मास, और मास की वैल्यू अब हम क्या करवाएंगे भी हमारे पास यहाँ पर नजर आनी चाहिए, मास की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि भाई मैं यहाँ पर प्लस करूंगा और लिखूंगा मास। अब देखो ये प्लस का काम क्या कर रहा है, ये प्लस हरगिज मकसद नहीं है कि ये दोनों को ऐड कर देगा। जब भी हमें किसी अलग टाइप से किसी अलग टाइप की वैल्यू को आपस में जोड़ के लिखना हो तो बीच में प्लस लिखते हैं। इसका मतलब होता है कॉन्कैटिनेशन। क्या मतलब होता है? कॉन्कैटिनेशन।
अब ये वैल्यू क्या है, ये स्ट्रिंग वैल्यू यहां से लेकर यहां तक की। हम चाहते हैं कि भाई इस स्ट्रिंग के साथ एक डबल टाइप की वैल्यू हो, ये वैल्यू मास की वैल्यू भी यहाँ पे डिस्प्ले होगी। भाई मास की वैल्यू क्या थी वो हमने यहाँ पे लिख दी, मास की वैल्यू। इसी तरीके से कंसोल डॉट राइट लाइन में हम कहते हैं कि भाई एंटर द वैल्यू ऑफ एस्केलरेशन। अब एस्केलरेशन की वैल्यू भी हमें पता होनी चाहिए, तो हम यहाँ पे कॉन्केटिनेट करके हमें पता है ऊपर एस्केलरेशन की वैल्यू क्या थी। अब इससे हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, अब इतना रिजल्ट हम चेक कर लेते हैं, हमारे पास रिजल्ट ये आएगा। अब यहाँ पे देखें क्लास, अब इंटर द वैल्यू ऑफ मास, मास की वैल्यू कहाँ से आ रही है, कौन से वेरिएबल में, मास के वेरिएबल में, जिसको हमने कॉन्केटिनेट किया मास से। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पे क्या है, एस्केलरेशन की वैल्यू कहाँ से है, कौन सी वैल्यू है, एस्केलरेशन की वैल्यू देखो यहाँ पे 5 लिखी हुई आ रही है। अब ये इंटर दी वैल्यू ऑफ एस्केलरेशन, उसके बाद हमने क्या लिखा है, एस्केलरेशन का वेरिएबल। अब ये इस वेरिएबल के अंदर कौन सी वैल्यू है, 5 वैल्यू स्टोर हो चुकी है। इसको एक तरीके का और भी है टेस्ट करने का, आप क्या करो कि यहाँ पर राइट क्लिक करके यहाँ पे एक ऑप्शन आता है रन टू कर्सर, इससे स्टेप बाय स्टेप ड्राई रन करके भी प्रोग्राम का पता चल सकता है। अब ये वैल्यू है मेरे पास मास, मास को मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसी तरीके से ये वेरिएबल है मेरे पास एस्केलरेशन, एस्केलरेशन को मैंने इधर लिख दिया। अब जब मैं स्टेप ओवर करूंगा तो अब यहाँ पे मास की वैल्यू 10 अभी गई नहीं है, पॉइंटर कहाँ पे है, इस इंस्ट्रक्शन पे। अब मैं जैसे स्टेप ओवर करूंगा तो अब यहाँ पर देखो मास की वैल्यू क्या हो गई, 10.0। इसी तरीके से दोबारा स्टेप ओवर करूंगा, अब आप यहाँ पे देखो इस टाइम एस्केलरेशन में भी 5 वैल्यू चले गई है। अब एस्केलरेशन में भी 5 वैल्यू चले गई है, अब इसमें भी 5 वैल्यू आ चुकी है। अब यहाँ पे देखो स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के साथ क्या हो रहा है मेरे पास, स्टेप ओवर। अब यहाँ पर देखो स्ट्रिंग, इसका आउटपुट कौन से इंस्ट्रक्शन पे यहाँ पर है। अब लिखा हुआ है कि भाई इंटर द वैल्यू ऑफ मास, मास की वैल्यू क्या थी, 10 थी, 10 यहाँ पर आके डिस्प्ले हो गई आपके सामने। अब ये 10 की जो वैल्यू है ये वेरिएबल से उठ के आ रही है, और बाकी जो है ये आपका स्टेटमेंट है, ये स्ट्रिंग वैल्यू है, जस्ट आपका मैसेज है। और वैल्यू को भी प्रिंट करवाने के लिए हमने किस में लिखा, कंसोल डॉट राइट लाइन में लिखा, कॉन्केटिनेट करके। कॉन्केटिनेट क्यों करा कि अगर भाई अगर मैं यहाँ पे कॉन्केटिनेट नहीं करता तो वो ये कहता कि भाई ये मास जो है वो भी एक स्ट्रिंग का पार्ट है, वो ये समझता। जबकि मास जो है वो क्या है, वो डबल वैल्यू है एक, सही है, न्यूमेरिक वैल्यू है। तो मैं यहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यू को स्ट्रिंग के साथ जोड़ने के लिए, अब जरूरी नहीं है न्यूमेरिक वैल्यू हो, कोई इंटीजर वैल्यू भी होती तब भी हम इसी तरीके से काम करते। अब हमें क्या करना है कि भाई अगली स्टेटमेंट लिखनी है यहाँ पर, और मैं कहता हूं कि द वैल्यू ऑफ फोर्स विल बी। अब वैल्यू ऑफ फोर्स से पहले फोर्स कैलकुलेट भी तो करनी है ना। आप फोर्स यकीन हो सकता है डबल में आ जाए, हो सकता है इंटीजर वैल्यू आ जाए। इस टाइम हमारे पास यहाँ पर क्या है, 5 मल्टीप्लाई बाय 10 जो भी होगा हमारे पास 50 होगा, तो वो फोर्स में आना चाहिए। तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया फोर्स के नाम से, एक वेरिएबल ले लिया जिसमें मैंने ऐड करवा दिया मास को, मल्टीप्लाई करवा दिया किससे, एस्केलरेशन से। अब क्लास यहाँ पर मैं सेमी कॉलन क्यों लिख रहा हूँ, हर स्टेटमेंट में सेमी कॉलन क्यों लिख रहा हूँ। इस सेमी कॉलन का मतलब होता है हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में फुल स्टॉप, कि आपने यहाँ से इंस्ट्रक्शन शुरू करी और यहाँ पर आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको फुल स्टॉप कहते हैं, यहाँ पे आके पहली लाइन खत्म, फिर उसके बाद दूसरी लाइन शुरू हुई, यहाँ पे आके दूसरी लाइन खत्म, फिर तीसरी स्टेटमेंट। आप जितनी भी बड़ी स्टेटमेंट लिखो लेकिन एंड में सेमी कॉलन लगाना इसलिए जरूरी है ताकि कंपाइलर को पता चले कि भाई हाँ यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन खत्म हो गई। अब इस टाइम कंपाइलर को पता ही नहीं चल रहा है कि एक इंस्ट्रक्शन जो है वो हो गई। तो यहाँ पे कह रहा है, देखो मैं कंसोल लेके गया, कह रहा है कि ए भाई एक्सपेक्टेड, क्या एक्सपेक्टेड, सेमी कॉलन एक्सपेक्टेड। वो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि भाई यहाँ पे सेमी कॉलन होना चाहिए। इज इट क्लियर। ये सेंटेक्स है, ये कोडिंग है, प्योर कोडिंग है हमारे पास। अब यहाँ पे देखो एल्गोरिथम में अगर हम यहाँ पर सूडो कोड की बात करें तो सूडो कोड में क्या था, चलो अगर हम इसकी बात करें तो इसमें क्या था
कि प्रिंट करवाओ पहले मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या आएगा, जो भी मास ऑफ द ऑब्जेक्ट हमारे पास ये है, ये आ गया मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। फिर इसके बाद क्या करवाओ, प्रिंट करवाओ एक्सेलरेशन की वैल्यू। फिर अगली बात क्या कह रहा है कि भाई एंड में एक्सेलरेशन भी आ गया, उसके बाद फोर्स को पहले कैलकुलेट करवाओ प्रिंट से पहले। प्रिंट से पहले क्या करवाओ, कैलकुलेशन होगी तो प्रिंट होगा ना। तो अब यहाँ पर हमारे पास अभी क्लास पूरा इस फ्लो चार्ट के बिहाफ पे हमने कोडिंग नहीं करी। अभी जब हम लोग यूजर से जब इनपुट लेंगे, ये यूजर से इनपुट लेने वाला प्रोग्राम है, लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हो वेरिएबल वो यूज हो रहे हैं जो हमने किया। तो फोर्स के अंदर किसकी वैल्यू आएगी, जो भी मास की वैल्यू है एक्सेलरेशन की वैल्यू से प्रोडक्ट होके जो वैल्यू बनेगी वो किसके अंदर आएगी, फोर्स के अंदर। और फिर यहाँ पर फोर्स क्या हो जाएगी, कॉन्केटिनेट करके आप यहाँ पे लिख दोगे फोर्स का वेरिएबल। अब जो फोर्स वैल्यू जो कैलकुलेट होके आई है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। अब यहाँ पर हम अपने आउटपुट को देखते हैं कि क्या हमारा आउटपुट सही वर्क कर रहा है या नहीं। अब आप यहाँ पे देखें क्लास कि हमारे पास फोर्स मास की वैल्यू क्या थी 10, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या थी 5। फोर्स में क्या वैल्यू आनी चाहिए थी, मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन, यानी 10 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू 50। 50 किस में आई, फोर्स में, और फोर्स यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। अब इसको मैं रन टू कर्सर करके दिखाऊंगा आपको। राइट क्लिक करेंगे, रन टू कर्सर या कंट्रोल F10, ये इसकी शॉर्टकट की है। अब आप यहाँ पे देखें इस टाइम कर्सर पॉइंटर कौन सी इंस्ट्रक्शन पे, पहले इंस्ट्रक्शन पे। मास की वैल्यू अभी ऐड नहीं करवाई, जैसे ही मैं स्टेप ओवर करूंगा तो मास में कौन सी वैल्यू चलेगा ये। अब मैं फोर्स की वैल्यू भी यहाँ पर पिन कर देता हूँ, अब ये फोर्स यहाँ पे कैलकुलेट होके आएगी। इसी तरीके से मैं यहाँ पर इनका प्रोडक्ट भी मैं यहाँ पर मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन यहाँ पर पिन कर देता हूँ। अब स्टेप ओवर, अब यहाँ पर यहाँ तक जो मेरा प्रोग्राम रन हुआ, क्या हुआ कि जब मैं स्टेप ओवर करूंगा ये वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो गई और मेरे पास मास की वैल्यू प्रिंट होके आ गई। अब जब मैं दोबारा स्टेप ओवर करूंगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई, एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो गई, यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू प्रिंट हो गई। अब देखें क्लास, यहाँ पर कुछ प्रिंट नहीं होगा इस इंस्ट्रक्शन पे, क्यों, क्योंकि इस इंस्ट्रक्शन पे मैंने कंसोल और राइट लाइन नहीं लिखा। यहाँ पर कैलकुलेट होकर फोर्स में वैल्यू स्टोर हो जाएगी। कौन सी वैल्यू, अब यहाँ पे देखें मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या क्या आ गई 50। 5 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल टू 50, इनका प्रोडक्ट तो आ गया, लेकिन अभी फोर्स के वेरिएबल में स्टोर नहीं हुआ है। अब जैसे मैं यहाँ पे स्टेप ओवर करूंगा तो अब आप यहाँ पे देखें कि फोर्स के वेरिएबल में मेरे पास 50 वैल्यू आ गई है और अब 50 वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होने जा रही है। जैसे मैं स्टेप ओवर करूंगा अब यहाँ पर देखें मेरे पास द वैल्यू ऑफ फोर्स विल बी 50। यहाँ तक कि किसी को कोई सवाल है तो पूछ लें या कोई बात समझ में ना आई हो, वॉइस में बात कीजिएगा क्लास। सर हमने जो कॉन्केटिनेशन की है वो स्ट्रिंग के साथ हमें इंटीजर वैल्यू डबल वैल्यू, जी क्या जी हम इसी सर जी, अगर इसी इंटीजर वैल्यू को हम स्ट्रिंग में चेंज करके फिर कॉन्केटिनेट करें सर तो? देखो इसका एक तरीका ये होता है, वैसे तो वो लैब नंबर 3 का पार्ट है लेकिन मैं बता देता हूँ। इसका एक तरीका होता है जिसको हम लोग फॉर्मेट आउटपुट कहते हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगा 0 और फिर यहाँ पे प्लस हट जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा कॉमा। ठीक है, अब ये जो वैल्यू आएगी, अब ये जो वैल्यू आएगी वो स्ट्रिंग के साथ जुड़ के आ जाएगी, वो जो भी वहां की वैल्यू होगी। अब मैं अपने प्रोग्राम को जब रन करूंगा ना तो यहाँ पे देखो स्टिल वही वैल्यू। ठीक है, इसको कहते हैं फॉर्मेट आउटपुट। अब हो सकता था मैं चाहता कि भाई इसी स्टेटमेंट पे एक्सेलरेशन भी मेरे पास प्रिंट हो जाए, तो मैं यहाँ पे क्या करता, स्पेस देकर एक और मैं लिखता यहाँ पे एंड एक्सेलरेशन इज, उसके बाद मैं दोबारा से, अब यहाँ पे 0 के बाद मैं लिखता 1, कि 0 का मतलब पहला ये। उसके बाद जब मैं कॉमा के बाद यहाँ पे लिखता एक्सेलरेशन, तो अब इस स्टेटमेंट में मेरे पास क्या होता है, यहाँ पे इस चीज को समझना। मैं इसको कमेंट कर दूं, कमेंट का मतलब भी मैं बताता हूँ, होपफुली काफी लोगों को पता होगा, लेकिन नहीं पता मैं बताता हूँ कमेंट का क्या मतलब है। पहले आप यहाँ पे देखो, अब मैं कह रहा हूँ कि इंटर द मास, इंटर द वैल्यू ऑफ मास, वैल्यू ऑफ मास मास के बाद आएगी, उसके बाद स्पेस के बाद क्या आएगा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की वैल्यू इसमें आएगी। अब यहाँ पे देखें इस 0 का मतलब यह है कि इस
स्ट्रिंग के बाद कॉमा के बाद जो पहला वेरिएबल होगा वो 0 में जाएगा और जो दूसरा वेरिएबल होगा वो किस में जाएगा, इसमें जाएगा। अब इस स्टेटमेंट का रिजल्ट आप चेक करना। अब यहां पर देखो कि इंटर द वैल्यू ऑफ मास इज 10 एंड एक्सेलरेशन इज 5। क्लियर है? अब यहां पर हमारे पास कमेंट करने का क्या तरीकेकार है? कमेंट करने का तरीकेकार ये है, इसको कहते हैं सिंगल लाइन कमेंट, कि आप किसी भी लाइन से पहले ये 2 डंडे लगा दो, ये सिंगल लाइन कमेंट कहलाता है। लेकिन अगर आपको पूरे कोड को एक साथ कमेंट करना है तो आप क्या करोगे, एक डंडा लगाओगे, स्टैरिक लगाओगे, तो जब तक कि आप इसको क्लोज नहीं करोगे, मैं चाहता हूं यहां तक का कमेंट कर दूं या यहां तक का कोड कमेंट कर दूं, तो मैं दोबारा स्टैरिक लगा के इसको यूं लिख दूंगा। अब इसका मतलब ये है कि अब ये तमाम कोड लिखा हुआ तो नजर आ रहा है लेकिन ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब जब मैं अपने प्रोग्राम को रन करूंगा ना तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। प्रोग्राम तो रन हो रहा है लेकिन आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, ये वैल्यू कैलकुलेट तो हो रही हैं बट इंप्लीमेंट नहीं होंगी। इज इट क्लियर? अब कमेंट हम लोग लिखते क्यों हैं, कमेंट करते क्यों हैं? अब उसका रीजन सुन लीजिए कि जो भी प्रोफेशनल कोडर होता है ना, वो क्या करता है कि हर इंस्ट्रक्शन को याद रखने के लिए, हो सकता है कि भाई मैंने आज एक सॉफ्टवेयर बनाया, कोडिंग करी, 2-3 महीने में भूल गया मैंने क्या कोडिंग करी थी। अब मैं अपने कोड को दोबारा खोलता हूँ तो मुझे पता नहीं है कि यार इस लाइन का मतलब क्या था, ये वाली लाइन क्या काम कर रही थी। तो मैं क्या कर दूंगा, हर लाइन से पहले एक सिंगल लाइन कमेंट कर दूंगा, वेरिएबल फॉर मास। सही है? इसी तरीके से इस लाइन के बाद दूसरी लाइन से पहले मैं एक कमेंट लिखूंगा कि भाई वेरिएबल फॉर फिर ये एस्केलेरेशन। कमेंट सेमीकोलन के बाद नहीं कर सकते? कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। कमेंट आप कहीं भी करो, इट्स अप टू यू। इसके बाद करो आप ये वाला कमेंट फॉर सपोज यहाँ से उठा के यहाँ पे लिख दो, इसी तरीके से ये वाला कमेंट आप यहाँ पर और सपोज कि यहाँ से उठाकर आप इसके बाद लिख दो, इट्स अप टू यू। कुछ भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो हर लाइन के बाद आपको पता चल रहा है, बल्कि ये ज्यादा बेहतर है कि हर लाइन के बाद आपको पता चल रहा है कि भाई ये वाली लाइन किस चीज के लिए, ये वाली लाइन किस चीज के लिए। और अगर मैं एक पूरा ब्लॉक डिफाइन करना चाहता हूँ कि भाई कि ये प्रोग्राम किस चीज के लिए है या ओवरऑल कुछ चीज, सिंगल लाइन कमेंट बहरहाल इस तरीके से होता है। और मल्टी लाइन कमेंट का तरीकेकार क्या होता है कि आप डबल स्लैश करो, उसके अंदर डबल स्टैरिक। अब इन स्टैरिक के दरमियान जितना भी लाइन ऑफ कोड आ जाएगा, जितना भी लाइन ऑफ कोड आ जाएगा वो सब क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, उसकी कोई वर्किंग नहीं होगी। लेकिन आप लिख सकते हो कि भाई अपनी याद दिलाने के लिए कि भाई ये कोड बहरहाल क्या है, ये क्या है। इज इट क्लियर और नॉट? अच्छा भाई, तो अब इसी तरीके से आप लोगों ने ये वाला काम किया। लेकिन क्लास ये जरूरी थोड़ी है, कोई भी एप्लीकेशन अगर हम लोग लॉन्च करते हैं तो उसका कोड तो थोड़ी देते हैं, या हम लोग हर एप्लीकेशन को कोड में जाके चलाना शुरू कर दें, तो ये तो बेस्ट प्रैक्टिस नहीं होती। अगर आप यहाँ पर इस चीज को देखो तो ये मेरे ख्याल से बेस्ट अप्रोच नहीं है कि मैं बार बार अगर मुझे मास कैलकुलेट करना है तो कोड में जाके मैं वैल्यू चेंज करूं। नहीं भाई, अब मैं चाहता हूं यूजर अपनी मर्जी से वैल्यू दे, वो भी रन टाइम पे। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने प्रोग्राम को यहाँ पे चला रहा हूँ ना, तो अब यहाँ पे मुझसे वैल्यू पहले मांगे, मैं पहले कमांड प्रॉम्प्ट पे वैल्यू इंसर्ट करूं, मास की अलग, एक्सेलरेशन की अलग, फिर जब मैं इंटर करूं तो मेरे पास जो है वो फोर्स कैलकुलेट होके आनी चाहिए। इसको कहते हैं टू टेक द यूजर इनपुट। क्या कहते हैं? वैल्यू टू टेक द यूजर इनपुट, टू टेक फ्रॉम यूजर इनपुट। अब इसके लिए हम लोग क्या तरीकेकार यूज करेंगे? अब मैं वापस अपने पूरे कोड को रिमूव करता हूं, नया कोड हम डिजाइन करेंगे। देखें, अब अल्गोरिथम के थ्रू चलेंगे। जो जो लाइन अल्गोरिथम में जिस सीक्वेंस पे थी अब हम इसको फॉलो करेंगे। या सूडो कोड को ले लें आप, इट्स अप टू यू, या सॉरी फ्लो चार्ट को ले लें, या सूडो कोड को ले लें, या अल्गोरिथम को ले लें, इट्स अप टू यू।
तो आपके सामने एल्गोरिथम भी है और फ्लो चार्ट भी है। फ्लो चार्ट में स्टार्ट के बाद सबसे पहला काम क्या कह रहा है कि भाई प्रिंट करो, पहले एक स्टेटमेंट प्रिंट करो कि वो आपसे पूछे कि प्लीज एंटर द वैल्यू ऑफ मास, यानी प्लीज एंटर द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि भाई पहले मुझसे यहाँ पे पूछे कि एंटर द वैल्यू ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। चलो भाई, अब यहाँ पे मुझसे इनपुट मांगे। अब इनपुट जो भी मैं यूजर से इनपुट करूं, अब देखो, अब मैं चाहता हूं कि फॉर एग्जांपल यहां पर यूजर से इनपुट करूं। अब ये कर्सर मुझे इस टाइम मैंने क्योंकि राइट लाइन लिखा है, मैंने अभी प्रीवियस सेशन में बताया राइट लाइन से क्या होता है कि पूरी लाइन प्रिंट करवाने के बाद लाइन ब्रेक कर देगा। अब ये यूजर इनपुट मुझसे यहां पे मांग रहा है, लेकिन मैं इंटर करूंगा तो कुछ भी नहीं होगा। क्यों? ये कहां गया यूजर इनपुट। अब मुझे क्या करवाना है, इस यूजर इनपुट को वेरिएबल में स्टोर करवाना है। तो अब मैं चाहता हूं कि भाई मुझे उसी लाइन पे यूजर से इनपुट लेना है, तो मैं यहां पर क्या करूं, राइट कर दूं और यहां पर स्पेस दे दूं एक। तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि अब यहाँ पे मुझसे प्रॉपर तरीके से मांग रहे हैं कि इंटर द वैल्यू ऑफ मास। अब मुझे जो भी वैल्यू मैं दूं, वॉट एवर आई वॉन्ट, कि जो भी वैल्यू दूं, अब ये वैल्यू किसी वेरिएबल में स्टोर होनी चाहिए ना। अब आप फ्लो चार्ट में भी देखो कि पहले कह रहा है कि भाई मैंने मैसेज प्रिंट करवा दिया। अब दूसरा काम क्या कह रहा है कि जो भी यूजर से इनपुट आ रहा है उसको एम में स्टोर करवाओ, एम में स्टोर करवाओ। तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया, डबल एम के नाम से एक वेरिएबल ले लिया, और उसमें मुझे क्या करना है, यूजर इनपुट लेना है। अब क्लास ध्यान में रखना, यूजर इनपुट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट तो हम लोग ये दे देते हैं वैल्यू, इसको कहते हैं हार्ड कोडेड वैल्यू। क्या कहते हैं? हार्ड कोडेड वैल्यू। लेकिन अब हमें अपने प्रोग्राम को थोड़ा डायनामिक बनाना है, तो हमें यूजर से इनपुट लेना है। यूजर से इनपुट लेने के लिए क्या होगा, इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जहन में बिठा लें, ये पूरे 4 साल में आप लोगों से ये बात कोई भी पूछ सकता है कि सी शार्प बाय डिफॉल्ट जो यूजर से इनपुट लेता है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में लेता है। सी शार्प बाय डिफॉल्ट यूजर से इनपुट किस फॉर्मेट में लेता है, स्ट्रिंग में लेता है। अगर मुझे फॉर एग्जांपल यूजर से इनपुट स्ट्रिंग में लेना हो तो मैं डायरेक्ट वेरिएबल लूं स्ट्रिंग var इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख दूं कंसोल डॉट रीड लाइन। सही है। अब मैं जो भी, और उसको मुझे प्रिंट करवाना है, तो मुझे यहाँ पर अपने स्ट्रिंग को दोबारा प्रिंट करवाना है, तो मैं यहाँ पे var लिख दूं। तो अब इससे क्या होगा कि अपने एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे मुझसे मांग रहे वैल्यू, अब मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग वैल्यू दे दी, फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग वैल्यू दे दी सैयद अफान अहमद, ये मैंने स्ट्रिंग दे दिया। जैसे मैंने इंटर किया, देखो सैयद अफान अहमद, ये जो स्ट्रिंग इस लाइन पे क्या हुआ, ये वाला काम हुआ कि जो मैंने लिखा वो इस लाइन पे हुआ और इस वार के वेरिएबल में स्टोर हो गया। और फिर उसके बाद दोबारा से प्रिंट होने का क्या मकसद, कि मैंने दोबारा से कंसोल डॉट राइट लाइन लिखा फॉर प्रिंट, और उसके ब्रैकेट में क्या लिख दिया, वेरिएबल कौन सा था, स्ट्रिंग का था। अब देखो यहाँ पे मुझे कोई हुज्जत करने की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने डायरेक्ट क्या लिया कि भाई स्ट्रिंग एक वेरिएबल लिया और लिख दिया कंसोल डॉट रीड लाइन। तो कंसोल डॉट रीड लाइन का अब दूसरा काम सुन लीजिए, कंसोल डॉट रीड लाइन का दूसरा काम होता है टू टेक द यूजर इनपुट, टू टेक द यूजर इनपुट। वंस अगर मैंने स्ट्रिंग, और मैंने एक और बात भी बताई कि सी शार्प बाय डिफॉल्ट यूजर से इनपुट किस टाइप में लेता है, स्ट्रिंग टाइप में लेता है। तो अब मैं अगर फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग से यहां पर इसको कर दूं डबल, तो अब यहां पे मुझे एरर देना शुरू कर देगा। और अब मैं अगर प्रोग्राम को अपने बिल्ड करूं ना, तो आपको यहाँ पर टाइप एरर देना पड़ेगा, कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट टाइप स्ट्रिंग टू डबल। अब आप बाय डिफॉल्ट, अब इस टाइम आप वार के, यानी इसको मैं कर देता हूं मास का वेरिएबल, इसको मैं कर देता हूं मास का वेरिएबल। अब मास के वेरिएबल में यूजर इनपुट लेने जा रहे हो, तो अब, और इसकी टाइप क्या है, डबल। तो अब आपको डायरेक्ट कंसोल डॉट रीड लाइन नहीं करना पड़ेगा, अब आपको लिखना पड़ेगा पहले कन्वर्ट डॉट टू डबल, सही है, इसका ब्रैकेट, और उस ब्रैकेट में आपको लिखना पड़ेगा कंसोल डॉट रीड लाइन। अब इसका मतलब क्या है कि अब क्योंकि टाइप डबल थी, स्ट्रिंग नहीं थी,
तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यूजर से इनपुट लेना पड़ेगा और उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, डबल में। डबल में कन्वर्ट करके मास में कन्वर्टेड वैल्यू आएगी। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, अब इस मास में मैं ए बी सी नहीं लिख सकता, वो प्रिंट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अब मास क्या है, एक इंटीजर, एक डबल टाइप की वैल्यू। अब देखो यहाँ पे इसकी व्यू डिटेल करूंगा, एक्सेप्शन आ गई, इसने साफ लफ्जों में कह दिया कि इनपुट स्ट्रिंग वाज नॉट इन अ करेक्ट फॉर्मेट। अब इसका फॉर्मेट क्या था गालिबन, इसका फॉर्मेट था डबल वैल्यू। इसमें ना तो इस टाइम अब नंबर के अलावा और कुछ नहीं आ सकता, चाहे वो पॉइंटिंग नंबर हो वो एक्सेप्टेबल है, इंटीजर नंबर हो वो एक्सेप्टेबल है, लेकिन स्पेशल कैरेक्टर और कोई भी कैरेक्टर इसमें एक्सेप्टेबल अब नहीं है, ये रिस्ट्रिक्शन है। अब फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर जब अपने प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करता हूँ, मैं देता हूँ यहाँ पर वैल्यू 12 और मैं यहाँ पर इंटर करता हूँ, तो देखो 12 वैल्यू मुझे मिल गई। अब ये 12 वैल्यू कहाँ स्टोर हो रही है, अब इसको ड्राई रन भी करके दिखा देता हूँ मैं आपको। रन टू कर्सर करके पहला स्टेप हुआ, अभी ये जिस लाइन पे कर्सर होगा उसका मतलब ये है कि वो लाइन अभी एग्जीक्यूट होने जा रही है, हुई नहीं है, एग्जीक्यूट होने जा रही है। मैं इसको भी क्लोज कर देता हूँ, इसको भी क्लोज कर देता हूँ, इसको भी क्लोज। अब देखो ये मास का वेरिएबल है, अब मास में भी वैल्यू आई नहीं है। जैसे मैं स्टेप ओवर करूंगा तो यहाँ पर सबसे अब मुझसे मांग रहा है वैल्यू। अब जो भी यूजर इनपुट करेगा वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल मैंने कर दी 15 वैल्यू, और जैसे ही मैं इंटर करूंगा यहाँ पर, दोबारा रन कर लेते हैं इसको, स्टेप ओवर। अब यहां पर इस लाइन पे जब ये आ जाएगा तो इस लाइन का मतलब ये है कि यूजर इनपुट मांग रहा है मुझसे। अब यहां पर मुझसे मांग रहा है यूजर इनपुट, देखें अब मैं यहां पर वैल्यू दूंगा 15। अब जैसे मैं इंटर करूंगा ना, तो अब आप यहां पे देखें मास के वेरिएबल में क्या वैल्यू आ गई, 15। पहले ये लाइन पहले से प्रिंट हुई, उसके बाद जब स्टेप ओवर किया तो इस लाइन ने मुझसे यूजर से इनपुट लिया अकॉर्डिंग टू द फ्लो चार्ट, ये वाला काम। अब इस लाइन ने इसने मुझसे एम में वैल्यू ली, ठीक है। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि मुझे इसी वैल्यू को प्रिंट करवाना था, मैं कंसोल डॉट रीड लाइन में कर लिया, राइट लाइन कर लिया, तो मेरे पास यहाँ पर ये वैल्यू प्रिंट भी हो गई। लेकिन क्लास ये मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं है। अब मैंने एक वैल्यू यूजर से इनपुट ले ली, अब इसी तरीके से मुझे एस्केलेरेशन की भी वैल्यू यूजर से इनपुट चाहिए। तो मैं दोबारा एक मैसेज लिखूंगा, कंसोल डॉट राइट, ठीक है। और इसी तरीके से मैं यहाँ पर क्या करूंगा कि भाई इधर भी मैं कह दूंगा कि एंटर दी वैल्यू ऑफ एस्केलेरेशन अकॉर्डिंग टू द फ्लो चार्ट। अब यहाँ पे मुझसे दूसरा मैसेज मेरे पास क्या आएगा, अब देखें स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा ताकि सबके लिए आसानी हो। अब यहाँ पर मुझसे यूजर इनपुट मांग रहा है, मैंने दे दी 14 वैल्यू। अब दूसरे नेक्स्ट लाइन पे इसने मुझसे क्या मांगा, इसने नेक्स्ट लाइन पे मुझसे मांगा कि भाई अब इंटर करो एस्केलेरेशन की वैल्यू। अब ये 14 वैल्यू तो मास में स्टोर हो गई। अब इसी तरीके से एस्केलेरेशन की जो 10 वैल्यू होगी या जो भी एज पर रिक्वायरमेंट यूजर इनपुट करे, तो ये 10 वैल्यू भी मुझे अब एस्केलेरेशन के वेरिएबल में क्या करनी है, स्टोर करनी है। तो अब मैं क्या करूंगा, एक स्टॉप करूंगा, इसी तरीके से डबल टाइप का एक और वेरिएबल एस के नाम से मैं बना दूंगा इसकी शॉर्ट फॉर्म, और इसमें मैं करूंगा, अब कन्वर्ट करने की एक और इंस्ट्रक्शन भी होती है, आप यहाँ पे लिखोगे डबल डॉट पार्स। अब आपकी अपनी मर्जी के ये वाली इंस्ट्रक्शन यूज करो या ये वाली इंस्ट्रक्शन यूज करो, और इसी के अंदर आप लिख दो कंसोल डॉट रीड लाइन, दोनों का काम बराबर है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आसानी से कमेंट लिख सकता हूं। अब मैं इस लाइन पे इसका कमेंट ये लिख सकता हूं कि भाई टू टेक द यूजर इनपुट ऑफ मास, और इसमें मैं लिख सकता हूं यहां पर प्रिंट
फॉर प्रिंट मैसेज फॉर यूजर इनपुट। अब एल्गोरिथम बन रहा है हमारा। अब अगर इन कमेंट को लिया जाए तो ये कमेंट क्या है, ये हमारा एल्गोरिथम है, और ये क्या है, ये हमारे पास क्या है, ये इसका कोड है। इसी तरीके से आप इन्हीं को उठाकर अगर आप डब्बों में पुट कर दो तो वो आपका फ्लो चार्ट बन जाएगा। और इसी तरीके से इनपे अगर सिंबल लगा दो तो आप सूडो कोड बना सकते हो। सूडो कोड भी इस तरीके कमेंट करके आप इट्स अप टू यू बना दो कि भाई फॉर एग्जांपल के एम में हमारे पास एक सिंबल जा रहा है, किसकी वैल्यू, यूजर इनपुट मास, जो भी जा रहा है वो हमारे पास मास के उसमें जा रहा है वेरिएबल में इस टाइम। ये हमारा सूडो कोड बन गया साइड साइड में। अब क्लास क्या करना है कि ये दो यूजर इनपुट आ गए हमारे पास जी, दोनों का काम बराबर है। मैं आपको बता दूं दोनों का काम बराबर है, लेकिन कन्वर्ट की कमांड सिर्फ डबल के लिए नहीं लगाते। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंटीजर होता ना, चलो मैं इसकी मिसाल इंटीजर से देता हूँ। इसकी भी टाइप मैंने इंटीजर कर दिया और इसकी भी टाइप इंटीजर कर दिया। अब देखो यहाँ पर मेरे पास कन्वर्ट की टाइप अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर इंटीजर डॉट पार्स, ठीक है, और यहाँ पे लिखता हूँ कंसोल डॉट रीड लाइन, और एक इंस्ट्रक्शन मैं यहाँ पे लिखता हूँ कन्वर्जन के लिए कन्वर्ट डॉट टू इंटीजर। अब देखो ये इंटीजर के साइजेस दे रहे हैं कि अब इस पार्स का मतलब फिक्स है कि ये 32 बिट वैल्यू देगा। इसका मतलब ये है कि इंटीजर की 32 बिट वैल्यू देगा, लेकिन कन्वर्ट में ऑप्शन देता है ये कि भाई आप इंटीजर की 16 बिट लेना चाह रहे हो वैल्यू, 32 बिट लेना चाह रहे हो या 64 बिट लेना चाह रहे हो। तो कन्वर्ट हमें और डाटा टाइप के लिए क्या दे देता है, ऑप्शन दे देता है अगर उनमें मल्टीपल साइजेस होते हैं, वरना काम दोनों का क्या है, बराबर है, टाइप कास्टिंग करना, टाइप कन्वर्जन करना। इस इंस्ट्रक्शन को कहते हैं टाइप कन्वर्जन, ठीक है। पार्स जो होता है वो एक फिक्स साइज देता है, जैसे इंटीजर के लिए हमने पार्स यूज किया तो इसने 32 बिट साइज दिया, ठीक है। तो डबल में क्योंकि एक ही साइज होता है तो इसलिए कन्वर्ट और पार्स डबल के लिए सेम है, लेकिन इंटीजर के लिए डिफरेंट है। कन्वर्ट इंटीजर के लिए क्या देता है, 3 साइजेस देता है ऑप्शनल, और इंटीजर के लिए पार्स जो है वो क्या देता है, 3 साइज, वो एक फिक्स साइज देता है 32 बिट। पार्स का मतलब होता है कन्वर्ट करना इन टर्म ऑफ कंपाइलेशन, इन टर्म ऑफ प्रोग्राम, और ये हमारे पास इंग्लिश वर्ड है। काम दोनों का टाइप कन्वर्जन करना है, बस कन्वर्ट में हमारे पास एक एफिशिएंसी आ जाती है कि हमें ऑप्शन देता है, इसका काम फिक्स साइज पे काम करना है, ये फर्क है। तो मैं वापस अपने प्रोग्राम को इसको क्या कर देता हूं, डबल, ठीक है, अपने ओरिजिनल उस पे आ गए। अब ये दो यूजर से इनपुट हमने ले लिए और दोनों के दोनों यूजर से इनपुट लेने के बाद किस में स्टोर हो गए, अपने अपने वेरिएबल में स्टोर हो गए। अब जैसे फ्लो चार्ट पर देखो, पहला स्टेटमेंट, फिर यूजर से इनपुट मास किस में स्टोर हो गया, एम में, फिर मैसेज आया एस्केलेरेशन का, एस्केलेरेशन जो यूजर से इनपुट लिया तो वो ए में स्टोर हो जाएगा। अब तीसरी चीज क्या होगी, फोर्स इक्वल टू एम ए, फोर्स इक्वल टू एम ए। तो अब हमें क्या करना है, एक और वेरिएबल बनाना है फोर्स के नाम से, जिसमें हमने क्या करना है, मास को मल्टीप्लाई करना है एस्केलेरेशन से, और उसके बाद प्रिंट करवाना है कंसोल डॉट राइट लाइन, प्रिंट करवाना है कंसोल डॉट राइट, प्रिंट करवाना है वैल्यू ऑफ फोर्स विल बी, फिर उसके बाद आप क्या कर लिखोगे, कॉनकैटिनेशन फोर्स। अब आपके सामने, अब मैं अपने प्रोग्राम को रन करूंगा तो ये एक एफिशिएंट प्रोग्राम हो जाएगा कि अब इसमें हमें कोड में वैल्यू नहीं देनी, अब हमें प्रोग्राम में अपने exe फाइल में वैल्यू देनी है। अब हमने वैल्यू दी 20, फोर्स की वैल्यू क्या हो गई, वो सॉरी मास की वैल्यू क्या हो गई 20।
अब यहाँ पे हमसे कह रहा है कि इंटर द वैल्यू ऑफ एस्केलरेशन, एस्केलरेशन की वैल्यू हमने दे दी 2। अब जब हमने इंटर किया तो अब देखो कि फोर्स और मास और एस्केलरेशन आपस में प्रोडक्ट होके क्या वैल्यू आ गई, द वैल्यू ऑफ फोर्स विल बी 40। यहाँ तक के स्टूडेंट्स मुझे बताएं किसी को कोई सवाल है या प्रोग्राम में को डिजाइन करने में कोई दुश्वारी हो रही है तो मुझे बताएं, क्लियर करते हैं फिर। सर ये जो डबल मास और आपने डबल काउंट और डबल डॉट पार्ट्स लिखा है, ये वाला सर मुझे समझ नहीं आया, ये समझा दे प्लीज। देखो दोनों का काम है टाइप को कन्वर्ट करना। इस लाइन का मतलब क्या है, टाइप कन्वर्जन। इस लाइन का मतलब क्या है, टाइप कन्वर्जन। कि इस इंस्ट्रक्शन से क्या हो रहा है, यूजर से इनपुट स्ट्रिंग में आ रहा है, लेकिन इस इंस्ट्रक्शन के अंदर जो स्ट्रिंग है वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, डबल में हो रहा है, और डबल की वैल्यू डबल टाइप के मास के वेरिएबल में जाके स्टोर हो रहा है। पार्स करना का भी यही मतलब है, लेकिन पार्स में क्या होता है कि फिक्स साइज, पार्स इन टर्म ऑफ टाइप कन्वर्जन। अब यहाँ पर अगर हम यहाँ पर इस इंस्ट्रक्शन की बात कर लें कि देखें कन्वर्ट क्या है, एक क्लास है, क्लास का एक मेथड है, ये यूं समझ लें पैटर्न डिफरेंट है। जबकि ये क्या है, डबल एक कीवर्ड है, डबल का एक मेथड है पार्स, ये क्लास का मेथड है, सही है, और ये फंक्शन का भी सब फंक्शन है। डबल में हमारे पास ऑप्शन आ जाता है कि भाई अगर हम डबल कन्वर्ट की टाइप की बात कर रहे हैं तो कन्वर्ट इंटीजर में हमें ऑप्शन देता है कि भाई इंटीजर में 16 बिट पे चेंज करो, 32 बिट पे चेंज करो या 64 पे चेंज करो। लेकिन पार्ट्स अगर हम इंटीजर के लिए यूज करेंगे तो वो सिर्फ 32 बिट पे ही कन्वर्ट करके देगा। जी जनाब, हमारी मीटिंग भी यहाँ पे एंड होने वाली है, 2.5 मिनट की रह गई। 2.5 मिनट में हम अपने सवाल को देखेंगे। एक दफ़ा मैनुअल को देख लें कि भाई मैनुअल में हम कहाँ तक पहुँच गए हैं। आपको वेरिएबल का कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा। अगर हम लैब नंबर 2 की बात करें तो वेरिएबल और डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा। जो भी वेरिएबल बनाएंगे उससे पहले उसकी डेटा टाइप सेट करेंगे कि उस वेरिएबल में किस टाइप की वैल्यू आप सेट करने जा रहे हो। ठीक है, तो डेटा टाइप ये डेफिनेशन आप लोग मैनुअल से पढ़ोगे तो और क्लियर हो जाएगी। आपके पास ये डेटा टाइप्स आ गई, बूल, कैरेक्टर, सब टाइप, शॉर्ट, लॉन्ग, इंटीजर, ये तमाम डेटा टाइप आ गए जिसमें हमने स्ट्रिंग भी यूज कर ली, डेसिमल भी देख लिया, डबल अब हम लोग प्रोग्राम में देख रहे हैं, फ्लोट भी देख लिया, इसी तरीके से इंटीजर भी देख लिया, और बूल भी अभी हम लोग देख लेंगे बूल में क्या है। अब ये आपको एग्जाम्पल करवाई गई है कि भाई एक स्ट्रिंग लिया फर्स्ट नेम के नाम से, उसमें एक आपने स्ट्रिंग, ये सबको आ गया कि भाई स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल में हमने क्या किया था कि भाई अभी मास और एक्सेलरेशन की वैल्यू ली तो उसको प्रिंट भी करवाया, तो उसी वेरिएबल का नाम हमने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट करवाने के लिए। तो ये एग्जाम्पल है। वेरिएबल स्कोप की बात अगर हम लोग करें तो स्कोप ऑफ द वेरिएबल क्या होता है, चलो इसकी मिसाल दे देता हूँ अगले सेशन में। आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर किसको कहते हैं भाई, ये जो आपका वेरिएबल, अली खान ये बच्चों वाली हरकतें नहीं करो, मिटाओ इसको। अच्छा जी, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा कि ये जो मास लिया है ना हमने, ये क्या है, डेटा टाइप, और ये जो मास है ना इसको वेरिएबल के साथ साथ हम लोग कहते हैं ये डबल टाइप का आइडेंटिफायर है, कि आइडेंटिफाई करता है कि किस टाइप की वैल्यू, कौन सी वैल्यू इसमें जा रही है। तो वेरिएबल इज ऑल्सो कॉल्ड द आइडेंटिफायर। चलें जी, क्लास ये सेशन एंड होने वाला है, इसको दोबारा से रिज्वाइन कीजिएगा आप लोग। मैं यहीं पे इसको स्टॉप कर रहा हूँ।